हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर अंजलि। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर। तो गाइस, दिस चैप्टर इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, बट मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ अपनी। जब मुझे अच्छे से याद है, मैं क्लास 10th में थी एंड ये जो लाइट चैप्टर है ना, मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता था। बट अगेन ये इसमें चैप्टर में ऐसा था कि डाउट्स बहुत सारे रहते थे, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर लेंस भी है, मिरर्स भी है। तो मैं कंफ्यूज हो जाती थी कि अच्छा ये क्या है, कॉनकेव कॉन्वेक्स में मिक्स हो रहा है, कॉन्वेक्स कॉनकेव में मिक्स हो रहा है, रेज आ कैसे रही है, ये फोकल पॉइंट क्या है। तो मतलब बहुत सारी ऐसी टर्म्स थी जो मुझे हमेशा कंफ्यूज करती थी और मुझे समझ भी नहीं आती थी कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो गाइज, आई एम मेकिंग श्योर, ठीक है, कि ये जो चैप्टर में मुझे डाउट्स आए थे, या फिर आपके भी पास इस चैप्टर के अंदर ऑफ कोर्स बहुत सारे डाउट्स होंगे, आई नो वेरी वेल। जो सबसे बड़ा डाउट होता है हमेशा मिरर्स को लेके, लेंस को लेके होता है। इसके बाद लेंसेज को लेके होता है कि कॉनकेव कॉन्वेक्स में मिक्स होता है, कॉन्वेक्स कॉनकेव में मिक्स हो जाता है। तो विल मेक श्योर कि ये सारे डाउट्स आपको बिल्कुल भी नहीं रहे। ओके, हम इस चैप्टर को इसी तरीके से पढ़ेंगे, इतना सिंप्लीफाई करके पढ़ेंगे ताकि आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आए। एंड प्लस समझ में आने के साथ साथ ना, चैप्टर के अंदर कुछ मिक्स नहीं हो, लेंस मिरर में मिक्स नहीं हो, मिरर लेंस में मिक्स नहीं हो, कॉनकेव कॉन्वेक्स में मिक्स नहीं हो, और कॉन्वेक्स कॉनकेव में मिक्स नहीं हो। तो दैट इज आई एम मेकिंग श्योर कि इस चैप्टर को बहुत इजी वे में पढ़ना है, प्रैक्टिकल वे में पढ़ना है, एग्जाम में कैसे लिखना है उस तरीके से भी पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बट अगर इसके फंडामेंटल क्लियर हो गए, इसके डाउट्स क्लियर हो गए, तो ऑफ कोर्स आपके एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे इस चैप्टर के अंदर। ओके, तो चैप्टर स्टार्ट होता है लाइट के साथ। तो ऑफ कोर्स सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली लाइट होती क्या है। अब ये आपको बताने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि लाइट आप डेली देखते हैं। ओके, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या है ये? एक एनर्जी का ही फॉर्म है जिसके थ्रू आपको चीजें दिखाई देती है। ओके, आप कोई भी चीजों को देख सकते हो। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल्स अस टू सी थिंग्स। ओके, जिसके थ्रू हम चीजों को देखते हैं। बट देयर इज अ लॉट्स ऑफ क्वेश्चन। पता है क्या, कि एग्जैक्टली आप जो चीजों को देखते हो वो उसी तरीके से होती है, सेम वैसे ही होती है, या फिर कुछ ना कुछ हमें कभी मतलब कहते हैं ना, झोलमाल कुछ अलग ही दिखाई देता है। इट जस्ट लाइक ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ओके, तो जो ये स्टार है, क्या हमेशा ट्विंकल करते ही रहते हैं? ठीक है, आपको देखा होगा छप 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 कर रहे हैं स्टार्स, ठीक है, अपनी एक जगह पे सेट नहीं है। तो क्या वो हमेशा ऐसे ही होते हैं, या फिर हमारे देखने में कुछ प्रॉब्लम है? इन द सेम वे, स्काई का कलर है, हम सभी को ब्लू दिखाई देता है, बट क्या वो एग्जैक्टली ब्लू कलर का ही होता है? रेनबो, रेनबो में हम 7 कलर्स देखते हैं, एग्जैक्टली रेनबो में 7 कलर्स हैं। एंड इसी के साथ बैंडिंग ऑफ लाइट, लाइट की बैंडिंग किस तरीके से हो रही है। तो बहुत सारे ऐसे फिनोमेना हैं इस चैप्टर के अंदर जो हमें सीखने को मिलेंगे, हमें देखने को मिलेंगे, और हमें पता चलेगा कि अच्छा, लाइट की इतनी सारी प्रॉपर्टीज होती है, और देयर इज अ लॉट्स ऑफ थिंग्स जो हमें दिख रही है बिल्कुल वैसी नहीं होती है। तो उसका रीजन क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, यही सारे फंडामेंटल हमें इस चैप्टर के अंदर क्लियर करने हैं। तो सबसे पहले, कोई भी चीज अगर आप देख पा रहे हैं तो वो कैसे देख पा रहे हैं, मतलब व्हाट आई मीन टू से, व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल। ओके, कैसे आप चीजों को देख पा रहे हैं। तो द फर्स्ट थिंग, अगर आपको कोई भी चीज दिखाई दे रही है तो ऑफ कोर्स उसके अंदर कुछ ना कुछ लाइट होनी चाहिए। आपको अंधेरे में कोई भी चीज दिखाई देती है रात के समय? ठीक है, अगर बिल्कुल यहाँ लाइट नहीं है, आप अंधेरे में हैं, तो ऑफ कोर्स आपको कोई चीज दिखाई नहीं देगी। क्यों नहीं दिखाई देगी? क्योंकि उस बॉडी के पास लाइट नहीं है। ओके, डे टाइमिंग में क्या होता है, सनलाइट के थ्रू आप ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हो, या फिर ऑफ कोर्स लाइट्स के थ्रू हम चीजों को देख पाते हैं। तो ड्यूरिंग द डे द सनलाइट हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट, सनलाइट हेल्प करता है। ओके, या फिर जिन चीजों के पास लाइट नहीं है, बट जस्ट एग्जांपल, मान लीजिए कि कोई एक टॉर्च है, ठीक है, आपने टॉर्च को ऑन कर दिया, तो ऑफ कोर्स टॉर्च के पास तो लाइट है, तो आपने आसानी से देख लिया। बट देयर इज लॉट्स ऑफ थिंग जिनके पास खुद की लाइट नहीं होती है। अब आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं कि ये क्या है, एक ट्री है। तो ट्री के पास क्या खुद की लाइट होती है? लाइट नहीं होती इसके पास खुद की। तो आपको ट्री कैसे दिखाई देता है? आई एम टॉकिंग इन द डे लाइट।
ओके अगर आप सनलाइट में की बात करते हैं, दिन के समय बात करते हैं, दिन के समय भी तो आपको पेड़ दिखाई दे रहा है, वो ट्री दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके पास तो खुद की लाइट है ही नहीं, फिर वो आपको ट्री कैसे दिखाई दे रहा है? तो बेटा देखो होता क्या है, बस 5 मिनट ध्यान से सुनना, आपको ये फंडामेंटल बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा। होता क्या है बेटा, इसके लिए हेल्प करती है हमारी सनलाइट या कोई भी लाइट। ओके तो देखिए जैसे ही कोई भी लाइट इस ट्री पे जाएगी, तो सबसे पहले कोई भी लाइट इस ट्री पे गई, अभी लाइट जैसे ही ये पेड़ पर जाती है, ये पेड़ पे जाती है, तो क्या होगा, यहां से लाइट रिफ्लेक्ट होगी। क्या होगा, यहां से लाइट रिफ्लेक्ट होगी। वंस अगेन व्हाट आई मीन टू सी, जो भी लाइट इसके ऊपर जाएगी, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जाएगी, ये क्या करेगा, उसे रिफ्लेक्ट करेगा। ये क्या करेगा, उस लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। इट जस्ट एग्जांपल, मान लीजिए ये कोई बॉल है, और ये बॉल ऑफ कोर्स आपको अंधेरे में नहीं दिखाई दे रही है, दिन के समय दिखाई दे रही है। कैसे दिखाई दे रही है, क्योंकि सनलाइट इसके ऊपर पड़ी। क्या हुई, सनलाइट इसके ऊपर पड़ी। अब जैसे इस ऑब्जेक्ट के ऊपर सनलाइट पड़ेगी, ये क्या करेगा, उस लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। रिफ्लेक्शन हम आगे पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, बाउंस बैक करेगा। ओके तो मतलब यहां पे इसने क्या कर दिया, इसे बाउंस बैक कर दिया। और जो ये रिफ्लेक्शन हुआ है ना, ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, यही आपको दिखाई देती है, इसी के थ्रू आप चीजों को देख पाते हैं। ओके वंस अगेन, जिस बॉडी के पास खुद की लाइट है, आप उसको डायरेक्टली देख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो ऑब्जेक्ट जिनके पास लाइट नहीं है, उनको आप कैसे देख पा रहे हो, उनको आप रिफ्लेक्टेड लाइट से देख पा रहे हो। कैसे देखा आपने, जो लाइट है, लाइट उस ऑब्जेक्ट के ऊपर गई, ये जो लाइट है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर गई, अब इस ऑब्जेक्ट ने क्या किया, उस लाइट को रिफ्लेक्ट किया। ठीक है, डायरेक्टली नहीं देखा आपने, ठीक है, ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट आई, इस ऑब्जेक्ट ने उस लाइट को रिफ्लेक्ट किया, और जो ये रिफ्लेक्टेड आई है इसी के थ्रू दैट इनेबल्स अस टू सी थिंग। ठीक है, इसी के थ्रू हम चीजों को देख पाते हैं। ओके वंस अगेन आई एम रीडिंग दिस थिंग ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ पाए। ड्यूरिंग द डे द सनलाइट हेल्प अस टू सी थिंग। ठीक है, डे टाइमिंग में तो क्या हुआ, सनलाइट ने हेल्प कर दी। बट अगेन जो ऑब्जेक्ट्स के पास लाइट नहीं है, तो क्या होगा, एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट लाइट। ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्या करेगा, लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। और ये कौन सी लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, दैट फॉल्स ऑन इट, दैट falls on it. An object reflect light that falls on it. Okay, and the reflected light, और जो ये reflected light है, when received by our eyes, जो ये reflected light है, जब ये हमारी आंखों पे आती है, हमारी आंखों को रिसीव होती है, तो उन्हीं के थ्रू हम चीजों को देख पाते हैं। ओके तो वंस अगेन ऐसा क्यों है, हम चीजों को देख पा रहे हैं, वी आर एबल टू सी द थिंग्स, वी आर एबल टू सी द ट्री, बिकॉज ये जो लाइट है, लाइट इज रिफ्लेक्टेड इनटू योर आईज। ये जो लाइट है ये क्या हो रही है, हमारी आंखों पे रिफ्लेक्ट हो रही है। तो एग्जैक्टली जो हम लाइट को देख रहे हैं वो कौन सी लाइट है, वो लाइट है रिफ्लेक्टेड लाइट। तो आई होप सो आपको अभी तक ये कंसेप्ट समझ आया होगा कि हम कोई भी चीज को क्यों देख पाते हैं, क्योंकि वो कौन सी लाइट है, वो रिफ्लेक्टेड लाइट है। रिफ्लेक्टेड लाइट कैसे मिली, कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट पड़ेगी, वो क्या करेगा, उसे बाउंस बैक करेगा, रिफ्लेक्ट पड़ेगा, और वही रिफ्लेक्टेड लाइट हम देखते हैं। तो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसी के साथ हम आगे चलते हैं। ओके कि लाइट का बिहेवियर क्या क्या होता है, वो क्या रिफ्लेक्ट ही करती है या फिर उसकी और भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। ओके तो वैसे अगर हम लाइट को देखें तो लाइट इज बहुत डेप्थ में है, लेकिन हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंगली चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले लाइट का बिहेवियर देखेंगे और इंपॉर्टेंट पार्ट को देखते हैं कि जो बेटा लाइट है ये क्या कर सकती है, एब्जॉर्ब भी हो सकती है, ठीक है, रिफ्लेक्ट भी हो सकती है और ट्रांसमिट भी हो सकती है। लाइट कैन बी एब्जॉर्ब्ड, रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है, अब जैसे यहाँ पे आपको लीव्स दिखाई दे रही है, लाइट इसके ऊपर आई तो ये लाइट क्या करेगी, ये जो लीव्स है लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगी। ओके रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, बाउंस बैक होके आना। जैसे यहाँ पे आपको एक मिरर दिखाई दे रहा है, लाइट आई इसके ऊपर गिरी और बाउंस बैक होके दोबारा उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। ट्रांसमिटेड या फिर आप बोल सकते हैं आगे रिफ्रैक्शन भी पढ़ेंगे। तो देखिए कोई भी बॉडी को क्रॉस करके जाना, जैसे यहाँ पे एक पेपर लगा है, देखिए आपने क्या किया, अपनी आंखों के आगे पेपर लगा लिया,
ठीक है, व्हाइट कलर का, तब भी सनलाइट दिखती है कि नहीं दिखती है? दिखती है, क्योंकि ये क्या हो गया यहाँ पे रिफ्रैक्शन, क्योंकि लाइट ने क्या किया, पेपर को क्रॉस कर दिया। तो दिस इज द थिंग कि जो लाइट है उसमें रिफ्रैक्शन भी होता है। तो इट जस्ट लाइक इन द ग्लास, अगर आपके घरों पे ग्लास लगे हैं तो ऐसा है क्या कि लाइट नहीं आएगी? आएगी ना। तो क्या हुआ, लाइट रिफ्रैक्ट हो गई, ठीक है, उसने ग्लास को क्रॉस करके आ गई। ओके, तो दैट इज द रिफ्रैक्शन। और उसमें क्या होती है प्रॉपर्टी, ट्रांसमिशन की भी प्रॉपर्टी होती है कि वो एक जगह से दूसरी जगह ऑफ कोर्स ट्रांसमिट हो सकती है। तो दैट इज द बेसिक बिहेवियर ऑफ लाइट। ओके, अब हम आते हैं अपने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, क्योंकि जो चैप्टर नेम है दैट इज द लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ओके, तो दो पार्ट में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम ना अभी की क्लास में रिफ्लेक्शन स्टार्ट करेंगे। तो जो लाइट का बेसिक है इतना सफिशिएंट है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। ओके, बहुत ज्यादा अभी हम इसमें डेप्थ में नहीं जाएंगे, बिकॉज ऑफ अगर हम इसमें डेप्थ में जाएंगे तो हम लाइट को देखेंगे कि उसका डुअल नेचर होता है। क्या होता है? डुअल नेचर, मतलब लाइट वेव की तरह भी एक्ट करती है, लाइट रे की तरह भी एक्ट करती है, ठीक है। तो ये बिल्कुल बेसिक है कि ये इसकी दोनों प्रॉपर्टीज होती है। वेव की तरह एक्ट कर रही है, मतलब ये एक वेव बना रही है, मतलब सारी डायरेक्शंस में मूव कर रही है। रे का मतलब क्या है, जैसे आप लेजर लाइट देखते हैं ना कि वो केवल एक स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल कर रही है। तो लाइट की दोनों प्रॉपर्टीज होती है। ओके, बट अभी हम जो यहाँ पे अपना टॉपिक लेंगे दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कि लाइट का रिफ्लेक्शन किस तरीके से होता है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, क्या बताया? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं, एक बॉल का एग्जांपल लेते हैं। यहां पर एक बॉल दिखाई दे रही है आपको, ठीक है, दीवार दिखाई दे रही है। तो कोई बॉल है, जैसे ही आपने बॉल को इस दीवार पे मारा, हुआ क्या? बॉल ने अपना यहां से एंगल चेंज किया और वो दोबारा बाउंस बैक होके अपनी पोजीशन पे आ गई। तो इसी को हमने बोला रिफ्लेक्टेड बॉल। तो ये तो हो गई इंसिडेंट बॉल, क्योंकि आपने इस बॉल को इस दीवार पे फेंका है, इस वॉल पे फेंका है, तो दैट इज द रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट बॉल। ओके, इसको क्या किया आपने? धक्का देके मारा इधर, तो ये क्या है? इंसिडेंट बॉल। एंड इसके बाद ये क्या हो रही है? रिफ्लेक्ट होके आ रही है, तो दैट इज द रिफ्लेक्टेड बॉल। सेम विद लाइट, सेम विद लाइट। मान लीजिए कि कोई ये सन लाइट है, ये मिरर पे गई। अब इसके बाद ये मिरर पे जाने के बाद क्या होगा? वापस अपना बाउंस बैक होके आ जाएगी। क्या होगी? बाउंस बैक होके दोबारा आ जाएगी। तो दैट इज द रिफ्लेक्शन, दैट इज द रिफ्लेक्शन। अगेन वी विल सी द डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स ऑन अ पॉलिश्ड सरफेस लाइक मिरर। तो जब लाइट है वो बाउंस बैक होके कब आ रही है? जब वो किसी पॉलिश सरफेस के ऊपर स्ट्राइक होती है या गिरती है। जैसे हमने यहाँ पे एक मिरर का एग्जांपल लिया, लाइट इस मिरर के ऊपर आई, ठीक है, लाइट इस मिरर के ऊपर आके गिरती है एंड देन बाउंस बैक होके वापस अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। ओके, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स ऑन अ पॉलिश सरफेस लाइक मिरर। ओके, जब भी कोई लाइट है, जब भी कोई लाइट है वो पॉलिश सरफेस के ऊपर स्ट्राइक होगी और वो स्ट्राइक होने के बाद, और वो जो स्ट्राइक होने के बाद बाउंस बैक करेगी, बाउंस बैक करेगी, उसी को हम क्या करते हैं? कहते हैं रिफ्लेक्शन। तो इन वेरी इजी वे आप क्या बोल सकते हो? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स ऑन अ पॉलिश सरफेस लाइक मिरर। ओके, तो रिफ्लेक्शन समझ आया इन वेरी, अगर आप 2 वर्ड्स में इसे लिखना चाहते हैं तो क्या बोलेंगे? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। ओके, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। तो आई होप सो रिफ्लेक्शन समझ आया आप सभी को। अब हम चलेंगे आगे, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखिए डायरेक्टली एग्जाम में आता है, आपको रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन करना होता है, व्हाट इज रिफ्लेक्शन एंड व्हाट आर द बेसिक लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जिससे आपको एमसीक्यूज भी मिलते हैं, ठीक है, थ्योरी क्वेश्चंस भी मिलते हैं। तो मैं इस टॉपिक को 5 स्टार दे रही हूँ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्शन क्या होते हैं और रिफ्लेक्शन के लॉस क्या होते हैं। ओके, तो सबसे पहले रिफ्लेक्शन हमें समझ आया, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स ऑन अ पॉलिश सरफेस। लाइट का, जैसे कोई भी लाइट है वो किसी सरफेस पे स्ट्राइक हुई और उसके बाद बाउंस बैक होके आ गई, तो दैट इज द रिफ्लेक्शन। अब ये रिफ्लेक्शन के लॉज क्या हैं? तो देखिए 2 लॉज हैं, दोनों लॉज को हम यहाँ पर 1 बाय 1 समझेंगे और बहुत अच्छे से आपको ये समझ आना चाहिए। ओके, तो देखिए यहाँ पे हमें 2 वर्ड समझना है। सबसे पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस
एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले मान लीजिए ये एक सरफेस ली, आपको यहाँ पे एक ग्रीन कलर की सरफेस दिखाई दे रही है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है। तो मान लीजिए जो लाइट है ना बेटा, इस पॉइंट पे इंसिडेंट होती है, ये जो लाइट है ये इस पॉइंट पे इंसिडेंट हुई। तो ये जिस पॉइंट पे इंसिडेंस हो रही है, ये जो सबसे पहले आपका पॉइंट है जहां पे इंसिडेंट हो रही है, उसके परपेंडिकुलर आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, यहां पे हमने देखिए इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ किया, तो एक टर्म आई नॉर्मल। क्या टर्म आई? नॉर्मल। ठीक है, जिस पॉइंट पे गिरी, वंस अगेन देखिए मैं फिगर ड्रॉ कर रही हूं, मान लीजिए ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे ना लाइट इंसिडेंट होगी। ठीक है, हम इस केवल पॉइंट की स्टडी करेंगे। ऑफ कोर्स देखो लाइट तो ऐसा नहीं है कि केवल इसी पॉइंट पे इंसिडेंस होगी, वो कहीं पे भी गिर सकती है, लेकिन हम केवल एक पॉइंट की स्टडी कर रहे हैं। मान लीजिए लाइट इस पॉइंट पे इंसिडेंट हो रही है, तो ये वाली जो लाइन है ना जिस पॉइंट पे इंसिडेंट हो रही है, इसी को हम बोलते हैं नॉर्मल। नॉर्मल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, जो बच्चों को समझ ही नहीं आता कि नॉर्मल होता क्या है, तो ध्यान से देख लो कि नॉर्मल यहाँ पे है क्या। जिस पॉइंट पे लाइट गिर रही है उसी को हमने क्या बोला? नॉर्मल। ओके, नॉर्मल समझ आ गया। तो जहां पे लाइट इंसिडेंस हो रही है, ठीक है, तो जो ये एंगल बन रहा है ना इंसिडेंट लाइट का नॉर्मल के साथ, इसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहां पे आपको दिखाई दे रहा है, इसको मैं लिख देती हूँ थीटा आई। तो जो ये आपको एंगल दिखाई दे रहा है यहाँ पे रेड कलर से, तो दैट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो हमें ये पता है कि जो लाइट है, लाइट इस पॉइंट पे गिर रही है। ठीक है, तो ये वाली जो लाइन है ये हमने ड्रॉ किया, इसको तो हमने बोल दिया नॉर्मल। अब ये नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे का एंगल बन रहा है, इंसिडेंट रे का एंगल बन रहा है, इसी को हमने बोल दिया एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, अब इसके बाद दूसरी टर्म आएगी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, अब वी नो वेरी वेल कि भाई लाइट अगर किसी पॉइंट पे इंसिडेंट हुई है, अगर लाइट किसी पॉइंट पे गिरी है, तो वो रिफ्लेक्ट तो होगी, क्योंकि हमने पढ़ा है कि लाइट अगर किसी पॉलिश सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होती है तो वो रिफ्लेक्ट तो होगी, वो बाउंस बैक तो होगी। तो ऑफ कोर्स ये यहां से देखिए बाउंस बैक हो गई, ये यहां से रिफ्लेक्ट हो गई। तो ये जिस पॉइंट से रिफ्लेक्ट हुई है ना, जहां पे ये रिफ्लेक्ट हुई है, इसका नॉर्मल के साथ जो एंगल है, इसको हमने क्या बोल दिया? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, तो इसको हमने लिख दिया थीटा। आप किसी भी तरीके से डिनोट कर सकते हैं, बट द मेन मोटो आपको पता होना चाहिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, ठीक है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो द वन इज इंसिडेंट रे, द सेकेंड वन इज रिफ्लेक्टेड रे, ये हमने रिफ्लेक्शन में सीख लिया। अभी हमने सीखा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है और नॉर्मल क्या होता है, ये भी आपको समझ आ गया। ओके, तो देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस ये रहा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, तो द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to the angle of reflection. Okay, theta I should be equal to the theta R. Yes, देखो जिस एंगल पे वो इंसिडेंट होगी ना, उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी, वो अपना एंगल चेंज नहीं करेगी। तो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर वो किसी पॉलिश सरफेस पे गिर रही है, अगर लाइट किसी पॉलिश सरफेस पे गिर रही है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों की दोनों इक्वल होंगे। अब अगर आपको ये नहीं पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, तो ऑफ कोर्स ये लॉ नहीं समझ आने वाला। तो सबसे पहले ये तो समझ आना चाहिए, आपको बता दिया कि जिस पॉइंट पे लाइट इंसिडेंट हो रही है, उसकी जो परपेंडिकुलर लाइट है, परपेंडिकुलर लाइन है, उसको हमने क्या बोला? नॉर्मल। ये जो लाइन है ना, जिस पॉइंट पे ये लाइट इंसिडेंट हो रही है, ये जो सरफेस का पैरेलल हमने परपेंडिकुलर लाइट ड्रॉ किया, दैट इज द नॉर्मल। ओके, एंड यहां पे ये जो सरफेस है, व्हाट आई मीन टू से, जो ये सरफेस है, ये सरफेस की परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है, जिस पॉइंट पे इंसिडेंट हो रही है उसी का यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, तो दैट इज द नॉर्मल। ओके, अब ये नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बना रही है, दैट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे एंगल बन रहा है, दैट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब यहां से आपको क्लियर हो गया कि फर्स्ट लॉ क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब सेकंड लॉ क्या है? सेकंड लॉ है बहुत सिंपल, बस उसे ध्यान से देख लीजिए। अगर हम यहां पे प्रैक्टिकली देखें तो बेटा एक ही सरफेस है,
एक ही सरफेस है, एक ही सरफेस पे लाइट इंसिडेंट हो रही है, इसी सरफेस से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, और जो ये नॉर्मल है ये भी इसी सरफेस पे है कि नहीं है? इसी सरफेस पे इंसिडेंट हुई, इसी सरफेस पे रिफ्लेक्ट हुई, और जो नॉर्मल है वो भी इसी सरफेस पे है, मतलब एक ही प्लेन पे है। यही सेकंड लॉ है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल शुड लाई इन द सेम प्लेन। ओके, जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है एंड नॉर्मल है, ये तीनों की तीनों क्या है, एक ही प्लेन में होना चाहिए। तो दिस इज द सेकंड लॉ। अब ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमने अभी कंप्लीट किया। वंस अगेन आई एम गोइंग टू टेक अ रिवीजन ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। टू लॉज हैं, दोनों की दोनों आपको याद होने चाहिए। फर्स्ट लॉ क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट शुड बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, थीटा आई विल बी इक्वल टू द थीटा आर। एंड सेकंड लॉ क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल शुड लाई इन द सेम प्लेन। ओके, तो ये हो गया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। दोनों लॉज हमने वन बाय वन अच्छे से समझ लिए। ओके अब एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो नॉर्मली ऐसा होता है कि जब बच्चों की ऑफलाइन क्लास होती है ना, तो उसी समय बच्चे पूछ लेते हैं क्वेश्चन कि मैम ना आप यहाँ पे रिफ्लेक्शन के लिए बोल रहे हो कि ना ये प्लेन सरफेस पे हो रहा है, तो क्या ये रिफ्लेक्शन हमेशा प्लेन सरफेस पे ही होता है, बाकी किसी सरफेस पे नहीं होगा क्या? ऑफ कोर्स बाकी सरफेस पे भी होगा, लेकिन प्रॉपर्टीज थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। ओके, दीज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर एप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, जितनी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, चाहे वो किसी भी तरह की सरफेस हो, सभी के अंदर रिफ्लेक्शन पॉसिबल है। इट जस्ट लाइक स्फेरिकल सरफेस होती है, उसके अंदर भी पॉसिबल है। तो रिफ्लेक्शन तो सभी के अंदर पॉसिबल है। लेकिन अभी हमने केवल प्लेन मिरर के बारे में स्टडी किया। जो सिंपल सा मिरर है ना, आप अपने घर पे शीशा देखते हैं सुबह सुबह, अभी हम केवल उस प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं जो बिल्कुल प्लेन मिरर है। अब यहाँ पे मिरर का मतलब केवल मिरर नहीं ले सकते हैं, वाटर इज ऑल्सो जस्ट लाइक अ मिरर। आपको यहाँ पर एक इमेज दिखाई दे रही है रिफ्लेक्शन की, जो आप सभी ने बार बार देखी होगी। तो कितनी ब्यूटीफुल सीनरी है, एज यू कैन सी। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो पानी की लेयर है, ठीक है, जहाँ पे ट्रीज है ना, हिल्स है, तो एग्जैक्टली ये पानी में दिखाई दे रहे हैं। अगर पानी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है तो ऑफ कोर्स उसके अंदर हमें सेम टू सेम उसका मिरर इमेज दिखाई देता है। दिखाई देता है कि नहीं देता है? बिल्कुल दिखाई देता है। अब ये मिरर इमेज दिखाई क्यों दे रहा है? क्यों दिखाई दे रहा है मिरर इमेज? क्योंकि हो रहा है यहाँ पे रिफ्लेक्शन। क्या हो रहा है यहाँ पे? रिफ्लेक्शन। तो आप एज इट इज यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये इमेज है वाटर के अंदर, यहाँ पे जो वाटर की लेयर है ये किस तरीके से एक्ट कर रही है, मिरर की तरह एक्ट कर रही है, और एज इट इज हमें ये इमेज पानी के अंदर दिखाई दे रही है। क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ। अब देखिए, कोई भी इमेज अगर प्लेन मिरर के थ्रू बन रही है तो उसकी क्या प्रॉपर्टीज होगी। अब यहाँ पे 4 पॉइंट्स हैं। अब ये 4 पॉइंट्स आपको रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसको समझने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि इस फिगर के थ्रू ही आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या क्या अगर आप प्लेन मिरर के थ्रू कोई इमेज बनती है तो वो किस तरीके से बन रही है। ओके, तो ये हमारा प्लेन मिरर है। अब प्लेन मिरर के थ्रू जो भी इमेज बनी, तो आप ये देख सकते हैं कि वर्चुअल है। ये एग्जैक्टली है क्या? देखो, ऊपर वाला जो रियल इमेज है ये तो है, लेकिन क्या पानी के अंदर सच में पहाड़ और पेड़ पौधे होते हैं? नहीं होते। तो जो प्लेन मिरर के थ्रू इमेज बन रही है वो क्या होती है? वर्चुअल होती है और इरेक्ट होती है, मतलब स्ट्रेट होती है, एज यू कैन सी। ओके, एंड साइज दोनों का इक्वल होगा। द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जितना ये ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही यहाँ पर किसका साइज होगा? इमेज का साइज होगा। ओके, द इमेज फॉर्म्ड इज एज फॉर बिहाइंड द मिरर। जो यहाँ पे इमेज बन रही है वो क्या बन रही है? मिरर के बिहाइंड बन रही है, एज यू कैन सी यहाँ पे। और जो इमेज है वो क्या है? इन्वर्टेड है। ठीक है, देखिए जैसे ये ट्री इस तरीके से है तो नीचे ट्री इस तरीके से बना। ओके, तो वंस अगेन जो प्लेन मिरर के थ्रू आपको इमेज मिलती है वो वर्चुअल है, इरेक्ट है, साइज दोनों का बिल्कुल इक्वल है, और जो इमेज है वो किस फॉर्म में है? इन्वर्टेड फॉर्म में है। तो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए कि जो इमेज है वो प्लेन मिरर के थ्रू आपको कैसे मिलती है। अब वे इफ टॉक अबाउट द स्फेरिकल मिरर, किसके बारे में डिस्कस करेंगे? स्फेरिकल मिरर। वैसे तो देखिए यहाँ पे जो मिरर है उसका कोई भी साइज हो सकता है, लेकिन हम अपने सिलेबस में प्लेन मिरर लेंगे और स्फेरिकल मिरर लेंगे। स्फेरिकल मिरर का मतलब क्या है? यहाँ पे कर्व से है।
अब देखिए बेटा, यहाँ पे अगर हम स्पेरिकल मिरर्स के बारे में देखें तो स्पेरिकल मिरर इज वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली। ठीक है, तो देखिए प्लेन मिरर तो क्या होते हैं, जो स्ट्रेट होते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं। अब स्पेरिकल मिरर के अंदर क्या आएगा, जो स्पेयर के शेप में होते हैं। स्पेयर तो आप सभी को पता है ना, इस तरीके से होता है, सर्कल फॉर्म में स्पेयर। ओके, इस सर्कल क्या होता है, जिसकी रेडियस बिल्कुल इक्वल होती है, बट स्पेयर क्या होता है, जिसकी रेडियस इक्वल नहीं होती है। कहीं पे रेडियस ज़्यादा होगी, किसी पॉइंट पे रेडियस कम होगी। हॉरिजॉन्टल रेडियस भी ज़्यादा हो सकती है और वर्टिकल रेडियस भी ज़्यादा हो सकती है। ओके, तो स्पेरिकल मिरर जो स्पेयर की फॉर्म में है, क्लियर कट है। तो हम यहाँ पर अपने सिलेबस में दो टाइप के मिरर लेके चलेंगे, एक तो प्लेन मिरर और द सेकंड वन इज स्पेरिकल मिरर। ओके, तो प्लेन मिरर तो हमने कंप्लीट कर लिया, अब हम आते हैं स्पेरिकल मिरर पे। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं कि स्पेरिकल मिरर की डेफिनेशन क्या होती है। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्पेरिकल मिरर। ओके, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है स्पेरिकल मिरर की, वो क्या हो सकती है, उसमें आपको कर्व मिलेगा, या तो वो इनवर्ड होगा या फिर वो आउटवर्ड होगा। मतलब देखिए ये एक स्पेयर है, अब ये या तो स्पेयर की सरफेस, ठीक है, जिसपे आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है, या तो वो बाहर की तरफ हो सकती है, जस्ट लाइक आपकी रेज इधर जा सकती है बाहर की तरफ, या फिर आपकी रे अंदर की तरफ जा सकती है, स्पेयर के अंदर का पार्ट हो सकता है। ओके, तो दोनों तरीके से हो सकता है। तो इसीलिए जो स्पेरिकल मिरर है, हमने भी दो टाइप्स के लिए हैं। द फर्स्ट वन इज कॉनकेव, द फर्स्ट वन इज कॉनकेव एंड द सेकेंड वन इज कॉन्वेक्स। आई नो अभी तक आपको ये स्पेयर का एंड कॉनकेव और कॉन्वेक्स समझ नहीं आया होगा, बट विद इन फ्यू मिनट्स यू विल गेट टू नो कि स्पेरिकल मिरर क्या है और हम किस तरीके से ले रहे हैं। एंड ओके, एंड मिरर के अंदर भी आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, क्योंकि आई नो वेरी वेल बच्चों के बोर्ड एग्जाम होते हैं और उनसे 15 दिन पहले वो कॉनकेव और कॉन्वेक्स में ना कंफ्यूज रहते हैं, उन्हें समझ ही नहीं आता कि रेज किधर जाएगी। ओके, तो इसको हमें बहुत ध्यान से देखना है। ठीक है, हमने यहाँ पे बुक का ही फिगर लिया है, बट हम इसे स्पेयर की फॉर्म में लेंगे। ओके, तो देखो स्पेरिकल मिरर आपके और क्लियर हो जाएंगे कॉनकेव और कॉन्वेक्स को समझने के साथ साथ में। अब हम यहाँ पे अगर कॉनकेव को देखें तो कॉनकेव कौन सा होता है स्पेरिकल मिरर, जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड होती है, अंदर की तरफ होती है। अब देखिए मैं यहाँ पे ये जो फिगर है इसको स्पेयर की फॉर्म में बना रही हूँ। मान लीजिए ये एक स्पेयर था और जो इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना वो इनवर्ड है, मतलब यहाँ पे आप कोई भी लाइट डालेंगे स्पेयर के अंदर की तरफ डालेंगे। ये देखिए ये जो बाहर की सरफेस है ना, ये जहां पे ये आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज नॉट द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ओके, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं है, ये तो बाहर वाला पार्ट है। इट जस्ट लाइक जैसे आपने स्पून देखा है, चम्मच देखा है, तो ये जो चम्मच ऐसे घुमावदार होता है ना अंदर की तरफ, तो ये आप इसके अंदर की तरफ डाल रहे हैं, तो दैट इज द कॉनकेव मिरर। ओके, कॉनकेव मिरर क्या होता है, जिसकी जो कर्व सरफेस हम लेते हैं, जहां पे मतलब हमें लाइट एमिट करनी है, लाइट को डालना है, लाइट को फॉल डाउन करना है, वो इनवर्ड डायरेक्शन में होगा, अंदर की तरफ होगा। दोनों के दोनों स्पेयर है। अब जैसे ये वाला है, नीचे वाला देख रहे हैं, दैट इज द कॉन्वेक्स मिरर, तो ये भी क्या है, एक स्पेयर है। चलो इसे भी स्पेयर में कन्वर्ट कर दिया। अब ये दोनों स्पेयर में डिफरेंस क्या है, एक में लाइट तो हम अंदर की तरफ डाल रहे हैं, इसके अंदर के पार्ट में डाल रहे हैं, ठीक है, जहां पे कर्व क्या है, इनवर्ड है। अब देखिए कर्व अंदर की तरफ आ रहा है। लेकिन सेकंड वन कॉन्वेक्स में क्या होगा, लाइट हम स्पेयर के बाहर की तरफ डालेंगे। ठीक है, ये रहा स्पेयर, स्पेयर के बाहर की तरफ डाला, जहां पे कर्व बाहर की तरफ निकला हुआ है, कर्व क्या है, आउटवर्ड डायरेक्शन में है, तो दैट इज द कॉन्वेक्स मिरर, दैट इज द डिफरेंस, दैट इज द डिफरेंस। अब बच्चे पूछ सकते हैं मैम एक ही स्पेयर के अंदर, मान लो मैंने ना एक ही स्पेयर लिया, एक ही स्पेयर में पॉसिबल है क्या कॉनकेव और कॉन्वेक्स? ऑफ कोर्स यार पॉसिबल है, क्योंकि जो इसके अंदर का पार्ट है कॉनकेव है और जो इसके बाहर का पार्ट है वो कॉन्वेक्स है। आई होप सो आपको डिफरेंस समझ आ गया कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स में क्या डिफरेंस होता है। बट वंस अगेन एक बार हम क्या करते हैं, इन डेफिनेशंस को रीड कर लेते हैं, ठीक है। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि जो बच्चों को कंफ्यूजन रहता है ना इनवर्ड आउटवर्ड, वो बच्चे भूल जाते हैं, ठीक है, कि कौन सा इनवर्ड साइड में है, कौन सा आउटवर्ड साइड में है, तो उसको आप कैसे याद रखेंगे? तो देखिए कोई भी ट्रिक आप अपने अकॉर्डिंगली बना सकते हैं, आप अपनी ट्रिक भी बना सकते हैं। जो मेरे को ऐसे समझ में आती है कि जो कॉनकेव है, कॉनकेव बड़ा है, तो जो बड़ा है वो अंदर आ गया, कॉन्वेक्स छोटा है, छोटा है तो वो बेचारा बाहर ही रह गया। ओके, तो स्पेरिकल मिरर, वंस अगेन स्पेरिकल मिरर क्या होता है,
The reflecting surface of a spherical mirror may be curved inward or outward. जो spherical mirror है उनकी जो reflecting surface है उनका कर्व है वो अंदर की तरफ भी हो सकता है और उनका कर्व बाहर की तरफ भी हो सकता है. A spherical mirror whose reflecting surface is curved inward. अगर आपका जो reflecting surface का कर्व है वो अंदर की तरफ है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का कर्व है अगर वो अंदर की तरफ है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्केव मिरर बोलते हैं. अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व आउटवर्ड. अगर कोई स्फेरिकल मिरर जिसका कर्व बाहर की तरफ है, जिसका कर्व बाहर की तरफ बन रहा है, आउटवर्ड डायरेक्शन में बन रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं. एंड ऑफ कोर्स अगर हमने एक ही स्पेयर के थ्रू एग्जांपल देख लिया, अगर हम इस स्पेयर की बात करें तो जो ये इसके अंदर की सरफेस है, ये वाली जो सरफेस है जिसपे आप लाइट डालेंगे तो ये तो हो गया कॉनकेव अंदर वाला. एंड जो ये इसकी बाहर की सरफेस है, ठीक है, अगर आप इसके ऊपर लाइट डालेंगे तो दैट इज हो गया कॉन्वेक्स. ओके, तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, मिरर को, कॉनकेव मिरर को और कॉन्वेक्स मिरर को. ठीक है, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं दो इमेजेस बनी हुई है, बिल्कुल सेम है. जो कॉनकेव मिरर होता है उसे हम कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है इसे हम डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं. अब इसे ऐसा क्यों बोला गया है, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. ओके, कि कॉनकेव को हम कन्वर्जिंग क्यों बोलते हैं और जो कॉन्वेक्स है इसे डाइवर्जिंग क्यों बोलते हैं. बस अभी तक हमने इतना पढ़ा, कॉनकेव और कॉन्वेक्स के अंदर अगर कर्व इनवर्ड डायरेक्शन में है तो ये कॉनकेव मिरर की तरह एक्ट करता है, अगर कर्व आउटवर्ड डायरेक्शन में है तो ये कॉन्वेक्स मिरर की तरह एक्ट करता है. अब द वन थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो ये आज की क्लास का लास्ट पार्ट है, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज. तो मोस्ट ऑफ बच्चों को लग रहा होगा कि ये क्या टॉपिक है. भाई ये तो हमें पता ही होता है ना कि रियल इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज क्या होती है, बट वंस अगेन वी विल टेक अ रिवीजन. अब जैसे आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है दो इमेजेस, तो सबसे पहले प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि ऑफकोर्स ये रिफ्लेक्टेड लाइट जो आपको ट्री के थ्रू मिल रही है, ठीक है, तो ये क्या है, रियल इमेज है क्योंकि ट्री रियल में होता है. वर्चुअली इमेज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ठीक है, जो ये प्लेन मिरर लिया आपने, ये प्लेन मिरर लिया और प्लेन मिरर के थ्रू आपको यहाँ पे क्या मिल रही है, इसके रिफ्लेक्शन से वर्चुअल इमेज मिल रही है. तो कब हमें वर्चुअल इमेज मिलेगी, कब हमें रियल इमेज मिलेगी, ये हम डिस्कस करते हैं. तो देखिए, जब लाइट रेज सच में मीट करती है, अब जैसे यहाँ पे क्या हुआ, देखिए सन लाइट है वो ट्री के ऊपर आई एंड रिफ्लेक्ट होके आपकी आईज पे गई, तो एक्चुअली यहाँ पे क्या है, लाइट रे मीट हो रही है, तो तब हमें मिली रियल इमेज. वर्चुअल इमेज क्या होती है, जब लाइट रे एक्चुअली में मीट नहीं करती हैं बट दैट इज जस्ट लाइक अपीयर टू मीट. ओके, तो ये जो कंसेप्ट है नेक्स्ट क्लास में हमें बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपीयर टू मीट और एक्चुअली मीट, क्योंकि हम रे डायग्राम स्टडी करेंगे ना तो ये फंडामेंटल बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा. ये एग्जैक्टली स्क्रीन पे होता है और ये आपको स्क्रीन पे तो नहीं मिलने वाला, ये एग्जैक्टली में नहीं होने वाला है बेटा. जो रियल इमेज है वो हमेशा इन्वर्टेड मिलती है. ओके, तो अगर आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे भी तो हमें रियल इमेज मिल रही है तो क्या ट्री हमें इन्वर्टेड दिख रहा है, वो सच में उल्टा होता है और हमें सीधा दिखता है, नहीं बेटा, वो हमारी आई की प्रॉपर्टी है कि वो फिर से इन्वर्ट कर देती है. बट अगर हम मिरर्स की बात करते हैं ना, मिरर्स की बात करते हैं तो वो अगर हम देखेंगे उसके थ्रू तो रियल इमेज हमेशा आपको इन्वर्टेड फॉर्म में मिलेगी, जबकि जो वर्चुअल इमेज है वो इरेक्ट फॉर्म में ही मिलती है. ओके, अब एग्जांपल ले सकते हैं रियल इमेज का जो सिनेमा स्क्रीन पे मिलती है, ठीक है, और यहाँ पर दूसरा एग्जांपल आप वर्चुअल इमेज का ले सकते हैं, प्लेन मिरर. तो जो वर्चुअल इमेज है वो हमेशा हमें प्लेन मिरर के थ्रू ही मिलती है. ओके, तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज. एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, जो वर्चुअल इमेज है वो आपको मिलती है कॉन्वेक्स मिरर से. किससे मिलती है, कॉन्वेक्स मिरर से. एंड जो रियल इमेज है वो आपको मिलती है कॉनकेव मिरर से. दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट. ये पार्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एमसीक्यूज में पूछा ही जाता है. रियल इमेज किससे मिलती है, कॉनकेव मिरर से मिलती है. वर्चुअल इमेज किससे मिलती है, कॉन्वेक्स मिरर से मिलती है. तो बेटा आज की क्लास को हम यही फिनिश करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी. एंड नेक्स्ट क्लास में जो ये स्फेरिकल मिरर पढ़ा है हमने, हम इसी को ही एक्सटेंड करेंगे. ओके, इस स्फेरिकल मिरर के अंदर जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स का कंसेप्ट है इसको समझना बहुत जरूरी है. इसे हम नेक्स्ट क्लास में लेते हैं क्योंकि आई नो वेरी वेल ये जो लास्ट वाला पार्ट है इसमें आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स होंगे कि एक्चुअली मीट क्या होता है, अपीयर टू मीट क्या होता है, कब इमेज हमें इन्वर्टेड मिल रही है, ओके, एंड कब हमें इरेक्ट इमेज मिल रही है.
और रियल इमेज हमेशा कॉनकेव मिरर से ही क्यों मिलती है, कॉन्वेक्स मिरर से हमेशा हमें वर्चुअल इमेज ही क्यों मिलती है, ये सारे क्वेश्चंस के डाउट हम क्लियर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज क्लिक टू सब्सक्राइब। बाय ऑल।